बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 स्टूडेंट्स, आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा ये कारवान उर्दू बुक्स अपने पास रखें, साथ एक रफ कॉपी, पेंसिल और सफ़ा नंबर 67 सफ़ा नंबर 67 पे आज हम पढ़ेंगे एक लोक कहानी, चीनी लोक कहानी है ये, चैन की बांसुरी। क्लास 7, आर यू रेडी ऑल ऑफ यू बेटा? चीनी लोक कहानी आज हम शुरू करेंगे, चैन की बांसुरी। अब देखें, मैं तारुफ पढ़ रही हूँ इसका। लोक कहानी ऐसी कहानी को कहते हैं जो किसी मुल्क या इलाके के लोगों के जरिए सीना बसीना आगे बढ़ती चली आ रही हो। लोक कहानी में मखसूस इलाकाई सकाफत भी नुमायां दिखाई देती है। आइए पड़ोसी मुल्क चीन की मशहूर लोक कहानी पढ़ते हैं। कहानी को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तासुरात से बारी बारी पढ़िए। अब देखें, मैं शुरू कर रही हूँ। पुराने ज़माने की बात है कि चिनपोशन चुआनचू शहर का बेहद दौलतमंद आदमी था और अपने वक्त का सबसे बड़ा सौदागर था। उसके पास बेहद दौलत थी। वो दौलतमंद होने के साथ साथ नेक दिल और अक्लमंद भी था। उसकी जिंदगी इतनी मसरूफ था, ना ही सुकून से खाने पीने का होश और ना ही अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारने के लिए फुर्सत के चंद लम्हात। वो दिन भर अपने काम में मसरूफ रहता और शब भर भी कारोबार की फिक्रें उसे उलझाए रखती। उसकी बीवी, जो उसका बेहद ख्याल रखती थी, सोचा करती कि काम के साथ साथ आराम और थोड़ी बहुत तफरीह भी जरूरी है। वो कहती, आप कुछ देर आराम क्यों नहीं कर लेते? काम का क्या है, होता ही रहेगा। चंदपोशन जवाब देता, बेगम ये तो बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कोई आदमी शेर पर सवार आदमी से कहे, तुम इस दरिंदे की कमर से पल भर के लिए उतर क्यों नहीं जाते? और वो जवाब दे कि अगर मैं उतरा तो शेर मुझे खा जाएगा। क्लास 7 नेक्स्ट पेज 68, सफा नंबर 68, 68, पेज नंबर 68 पे रीड कर रही हूँ मैं। चंपोशन के पड़ोस में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम ली था। चंपोशन जितना अमीर था, ली उतना ही गरीब था। वो बेचारा मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। वो बहुत मेहनत करता था लेकिन मजदूरी बहुत थोड़ी मिलती थी। बस इतने पैसे मिल जाते थे कि वो रूखी सूखी खा लेता और मोटा झूठा पहनकर अपना गुजारा कर लेता था। जब वो शाम को थका हारा आता तो आते ही पहला काम ये करता कि अपनी दिन भर की कमाई अपनी बीवी की झोली में डाल देता था। अब उसे किसी बात की फिक्र ना होती थी। दाल रोटी खाकर खुदा का शुक्र अदा करता था। गर्मियों के दिनों में जब शाम का झटपटा हौले हौले फैलता, वो अपनी झोंपड़ी के बाहर बांसुरी लेकर बैठ जाता और सुरीले सुरों में कोई गीत छेड़ देता। उसे अपनी जिंदगी बेहद प्यारी थी और उसे अपनी किस्मत पर नाज था। नाज होना यानी फख्र होना। गर्मियों की खामोश शामों में उसकी बांसुरी की मीठी लय दूर दूर तक फैल जाती और हवाओं की लहरों पर डोलती चंदपोशन के कानों तक भी पहुंचती। मगर चंदपोशन को उसे सुनने की फुर्सत कहाँ थी। हाँ, बांसुरी की धुन चंदपोशन की बीवी को बहुत अच्छी लगती थी। वो दिल ही दिल में कहती, कितनी हैरत की बात है, गरीब ली अपनी गरीबी के बावजूद इस कदर खुश है और मेरा शौहर जो इतना दौलतमंद और अक्लमंद है, सारा दिन काम धंधे में ही फंसा रहता है। मुझे कितनी खुशी हो अगर मेरा शौहर भी इसी तरह आराम से बैठकर बांसुरी पर कोई मीठी रागिनी छेड़े। एक दिन उसने यही बात चंदपोशन से भी कही। चंदपोशन ने हिसाब किताब का रजिस्टर एक तरफ रखा और मुस्कुरा कर बोला, दानाओं ने कहा है कि गरीबों के पास वक्त बहुत होता है। अगर तुम चाहती हो कि ली शाम के वक्त गाना बजाना छोड़ दे तो कल ही लो, मैं इसका बंदोबस्त किए देता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उसके साथ ज्यादती होगी। बीवी ने बेसब्री से पूछा, क्या करेंगे आप? मैं इसको कुछ रुपए दे दूंगा, बीवी ने हंस कर कहा, लेकिन रुपए लेकर तो वो और ज्यादा खुश होगा। चंदपोशन ने जवाब दिया, देखेंगे, अगर कल तुमने इसे बांसुरी बजाते सुना तो मेरा नाम बदल देना।
सफ़ा नंबर 70 पे आ गई हूँ मैं, क्लास 7 कारवान उर्दू, पेज नंबर 7070। दूसरे दिन सुबह सवेरे चंदभूषण ने ली को बुलाने के लिए नौकर भेजा तो वो दौड़ा दौड़ा आया। ली को देखकर चिन ने कहा, आओ ली भाई, मेरा बहुत दिल चाहता है कि तुमसे मिलूं, तुम्हारा हाल पूछूं, मगर फुर्सत ही नहीं मिलती। कहो कैसी गुजर रही है। ली बेचारा घबराहट के मारे कभी एक पैर पर खड़ा होता तो कभी दूसरे पर। हकलाते हुए कहने लगा, जनाब आप तो जानते ही हैं कि मुझ जैसे गरीब मजदूर की जिंदगी कैसे गुजर सकती है। हमेशा ये होता है कि काम बहुत सख्त और उजरत बहुत कम। उजरत किसे कहते हैं क्लास 7? उजरत आपको वो रकम, वो पैसे जो आपको मेहनत के बदले में मिलते हैं। किसी भी किस्म का काम करने के बदले में जो पैसे हम कमाते हैं वो उजरत कहलाती है। मगर मेरी बीवी बहुत सुघड़ और समझदार है, इसलिए बुरा भला गुजारा हो ही जाता है। चंद्रभूषण मुस्कुराया और बोला, हाँ भाई ली, मैं अक्सर सोचता रहता हूँ कि तुम मेहनत ज्यादा करते हो और तुम्हें उसका मुआवजा बहुत कम मिलता है। मुआवजा भी पैसों को ही कहा जाता है। तुम मेरे पड़ोसी हो और मैं तुम्हें खुशहाल देखने के लिए तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। ये लो 5,000 अशरफियां, इनसे कोई कारोबार करके खुशहाल जिंदगी बसर करो। ली तो इतनी बड़ी रकम का सुनकर एहसान के मारे जमीन तक झुक गया। उसे चंद्रभूषण का शुक्रिया अदा करने तक के लिए अल्फाज ना मिल रहे थे। बड़ी मुश्किल से चंद के घर से निकला और दौड़ता हुआ अपने घर में दाखिल हुआ। उसकी सांस फूली हुई थी, खुशी के मारे उससे बोला तक ना जा रहा था। खैर उस रोज वो काम पर ना गया। सारा दिन बीवी के साथ मिलकर नए कारोबार के लिए सलाह मशवरे करता रहा। उन्हें खाने तक का होश ना रहा। उनका दिमाग तो बस अशरफियों और नए कारोबार में उलझा हुआ था। उधर चंद्रभूषण की बीवी खिड़की खोले ली के सुरीले नगमों की मुंतजर थी, मगर हौले हौले शाम स्याह रात में बदल गई, मगर नगमा तो क्या, बांसुरी का एक सुर भी सुनाई ना दिया। वो भागी हुई अपने शौहर के पास गई और उससे कहा, वाकई आप ठीक कहते थे, दौलत ने ली की बांसुरी के सुर चुरा लिए हैं। हौले हौले का क्या मतलब है क्लास 7 बेटा? हौले हौले का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता। इधर नींद ली की आंखों से कोसों दूर थी। उसकी जागती आंखों में या तो मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब थे या नींद से बोझल पलकों पर अशरफियों के चोरी होने के अंदेशे। वो रात भर करवटें बदलता रहा। सुबह उठा तो सीधा उस जगह गया जहां अशरफियां रखी थीं, ये तसल्ली करने के लिए कि वो वहां मौजूद भी हैं या नहीं। अगले 2 दिन और 2 रातें भी दोनों मियाँ बीवी की इसी फिक्र में गुजरी कि इस रकम से कौन सा कारोबार शुरू करें। तीसरी रात भी जब ली अपने बिस्तर पर लेटा तो इसी तरह बेचैन था। उसकी खुशकिस्मती का फरिश्ता उसी वक्त खुशकिस्मती का फरिश्ता ली के पास आया और बोला, दौलत वबाले जान है, अगर तुम इस बात को समझ जाओ तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। उसकी समझ में ये बात आ गई। उसका जहन साफ हो गया और वो इत्मीनान की नींद सो गया। दूसरे दिन सुबह सवेरे ली चंद्रभूषण के घर पहुंचा। चंद्रभूषण ने चौंक कर कहा, आओ ली भाई, कहो किस कारोबार का फैसला किया। ली ने चहकते हुए जवाब में कहा, हाँ मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपको आपकी अशरफियां वापस लौटाने आया हूँ। मैं इस मेहरबानी के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। ये कहकर उसने अशरफियों की थैली चंद्रभूषण के सामने रखी और तेजी से बाहर निकल गया। उस रोज ली ने बड़ी मेहनत मजदूरी की। उस शाम पहले की तरह फिर से उसकी सुरीली बांसुरी की आवाज फिजा में गूंजी और हवा के कनकों पर बाग से होती हुई बड़ी हवेली में पहुंची। चंद्रभूषण की बीवी की आंखों में आंसू आ गए और रजिस्ट्री के हिसाब किताब में मगन चंद्रभूषण भी इस आवाज को सुनकर लम्हा भर को रुका और फिर उसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। अब देखिए क्लास 7 बच्चों, आपने ये कहानी सुनी, आप इसकी बताएगा इसमें क्या लेसन मिलता है, क्या सबक मिला इस कहानी से आपको? आप में से कोई बताएगा? बेटा हैंड रेज करें अगर मैं कोई सवाल कर रही हूँ और आप अगर जवाब देना चाह रहे हैं बेटा तो आप हैंड रेज करें अपना, ताकि आप उसका जवाब दे सके। इस कहानी से क्या समझ आया आप लोगों को, क्या सीखा आपने इस कहानी से? जी बेटा, खदीजा बताइए।
बेटा क्या लेसन मिला इस कहानी से? आपने पूरी स्टोरी सुनी तो आपको क्या इससे? तो इस कहानी से ये सबक मिलता है कि बेटा आपकी वॉइस नहीं आ रही है खतीजा। बेटा आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रही हूँ आपको। बेटा आपने हैंड रेज किया है, अब अनम्यूट करें। खतीजा बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है, अब अनम्यूट करेंगी तो फिर आप बोल सकेंगी बेटा। खतीजा अनम्यूट करें बेटा आप खुद को। चलिए बेटा मैं बताती हूँ, इस कहानी से हमें ये नतीजा मिल रहा है, इससे हमने ये सबक हमने सीखा कि दौलत का होना ज़रूरी है। बेशक दौलत होनी चाहिए, लेकिन इंसान को इतनी ही दौलत उसके पास होनी चाहिए जितनी कि उसको जिसकी ज़रूरत है, जिससे वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी बआसानी पूरा कर सके। बहुत ज़्यादा जो दौलत है ना बेटा, वो भी वबाल जान है। वबाल कहते हैं मुसीबत को। आपकी जान जो है वो मुसीबत में आ सकती है अगर आपको बहुत ज़्यादा दौलत हो आपके पास, और आपकी कोई ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी नहीं रहती। आप सिर्फ और सिर्फ दौलत को मज़ीद उसमें इजाफा करने के चक्करों में जो है वो आपकी ज़िंदगी आप जो है वो गुजार देते हैं, और आप जो है वो सही तरीके से अपने तमाम फ़राइज़ की अदायगी भी नहीं कर पाते। ठीक है, देखिए चंपोषण इसमें कुल इस कहानी में 4 किरदार हैं। ठीक है, एक चंपोषण है, एक उसकी बीवी है, एक ली है और एक ली की बीवी है। अब चंपोषण के पास तो बहुत दौलत है, लेकिन क्या है उसके पास वक्त नहीं। दौलत है लेकिन उसके पास अपने बीवी बच्चों को देने के लिए कोई वक्त नहीं है, और वो बस पूरा दिन अपने कामकाज में मसरूफ रहता है, मगन रहता है। अगर वो इतना काम ना करे तो जाहिर है उसकी दौलत में फिर कमी हो जाएगी, और ये वो नहीं चाहता। जबकि ली को चंद दिनों के लिए दौलत मिली भी तो वो उसको नहीं संभाल पाया। उस दौलत ने उसकी रातों की नींदें जो है वो छीन ली। तो फिर ली को किस बात का एहसास हुआ कि ये रातों की नींदें उड़ा कर दौलत को कमाना, इस तरह दौलत रखना अपने पास, जिससे मेरी सुकून की नींद ही मुझसे जो है वो रूठ जाए, तो ऐसी दौलत मैंने किस काम की। और ये बात उसको उसके खुशकिस्मती के फरिश्ते ने ये बात उसको समझाई, और उसने फिर दौलत जो है वो वापस कर दी, और अपनी वही पुरानी मेहनत मजदूरी की जिंदगी वो खुशी से बसर करने लगा, जिसमें वो मेहनत करता था, जरूर करता था, लेकिन उस मेहनत मजदूरी से वो इतना कमा लेता था कि अपनी जरूरियात जिंदगी आराम से उसका गुजर बसर उसकी होती रहे। और जो उसकी बांसुरी बजाने का जो उसका मशगला था वो भी वो आराम से कर सकता था। चलिए अब इसकी मश्क सरगर्मियों पे आ जाए। सफ़ा नंबर 72 72 पेज पे है। कहानी के चारों किरदारों का तारुफ 2 जुमलों में तहरीर कीजिए। ओके क्लास 7 मैं बोलना शुरू कर रही हूँ, आप लोग रफ कॉपी पे चाहे तो आप लोग साथ साथ लिखें। अगर रफ कॉपी पे नहीं लिखना, नीट पे कर रहे हैं, तो फिर अल्फाज वाइनी के लिए जरूर आप एक पेज छोड़ दीजिएगा बेटा। चले बेटा, हेडिंग दें, किरदार निगारी की हेडिंग दें, क्योंकि पहला सवाल ही हमारा ये है कि कहानी के चारों किरदारों का तारुफ 2 जुमलों में तहरीर कीजिए। अब आप किरदार निगारी की हेडिंग देकर और पहले लिखें चंपोषण की हेडिंग दें। चंपोषण की हेडिंग दे दिया आप लोगों ने, लिखना शुरू करें बेटा। लिखे, चंपोषण एक दौलतमंद आदमी था। चंपोषण एक दौलतमंद आदमी था। चंपोषण एक दौलतमंद आदमी था, वो एक सौदागर था। वो एक सौदागर था। वो एक सौदागर था। दौलतमंद होने के साथ साथ वो बहुत नेक और अक्लमंद भी था। दौलतमंद होने के साथ साथ वो बहुत नेक और अक्लमंद भी था, लेकिन वो एक बहुत मसरूफ जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन वो एक बहुत मसरूफ जिंदगी गुजार रहा था।
इतनी मसरूफ के अपने बीवी बच्चों के साथ, इतनी मसरूफ के अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारने के लिए उसे चंद फुर्सत के लम्हात भी मैसर ना थे। अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारने के लिए उसे चंद फुर्सत के लम्हात भी मैसर ना थे। ये हो गया है हमारा चंद पोषण का जो है वो तारुफ। अब दूसरी हेडिंग दे, चंद पोषण की बीवी। आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी चंद पोषण की बीवी। अब लिखना शुरू कीजिए। चंद पोषण की बीवी एक बहुत अच्छी खातून थी। चंद पोषण की बीवी एक बहुत अच्छी खातून थी। वो अपने शौहर का बेहद ख्याल रखती। वो अपने शौहर का बेहद ख्याल रखती और उसे काम करने के साथ साथ आराम करने की भी तलकीन करती। और उसे काम करने के साथ साथ आराम करने की भी तलकीन करती। ये हो गया चंद पोषण की बीवी का तारुफ। अब लिखे ली की हेडिंग दें। थर्ड हेडिंग होगी आपकी ली। ली की हेडिंग देकर लिखे बेटा। ली एक गरीब आदमी था। ली एक गरीब आदमी था। वो चंद पोषण का पड़ोसी था। वो चंद पोषण का पड़ोसी था। वो चंद पोषण का पड़ोसी था। वो मजदूर था। जिंदगी की गुजर बसर करने के लिए। वो मजदूर था जिंदगी की गुजर बसर करने के लिए। जिंदगी की गुजर बसर करने के लिए वो बेहद मेहनत करता था। वो बेहद मेहनत करता था। वो बेहद मेहनत करता था। बांसुरी बजाना उसका मशगला था। बांसुरी बजाना उसका मशगला था। बांसुरी बजाना उसका मशगला था। अगली हेडिंग दें। ली की बीवी। ली की बीवी लिखे। ली की बीवी एक बेहद समझदार। ली की बीवी एक बेहद समझदार कौमा सुघर और किफायत शिआर खातून थी। सुघर और किफायत शिआर खातून थी। सुघर और किफायत शिआर खातून थी। खत्मा। वो ली की बेहद कम आमदनी में भी खुश असलूबी से गुजारा करती। वो ली की बेहद कम आमदनी में भी खुश असलूबी से गुजारा करती। अब देखिए हमने इसका पहला सवाल कर लिया। दूसरा है कहानी पर तबसरा लिखिए। तबसरा निगारी की हेडिंग दें। कहानी पर तबसरा लिखे। तबसरा निगारी की हेडिंग दें। क्लास 7 बेटा तबसरा निगारी की हेडिंग देकर जो है वो उसके नीचे से लिखना शुरू कीजिए। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क। आप लोगों को तबसरा निगारी याद है क्लास 7? कैसे करते हैं तबसरा किसी भी कहानी पर?
बेटा तबसरा जो है वो कहानी पर जब किया जाता है उसमें उसके मस्बत और मनफी पहलू उसके सामने रखे जाते हैं, और उसके बाद जो है उस कहानी की जो है वो उसके किरदारों में बताया जाता है कि कौन सा किरदार जो है वो आपको सबसे अच्छा लगा है और कौन सा किरदार जो है वो इसमें मनफी था, कौन सा मस्बत था। ये तमाम बातें जब हम लिखते हैं और कहानी से आपने क्या सीखा, ये चीजें जब हम लिखते हैं तो ये कहलाता है तबसरा निगारी। चलिए लिखना शुरू कीजिए। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क चीन की ये एक लोक कहानी है। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क चीन की ये एक लोक कहानी है। खत्मा। ये कहानी चार किरदारों पर मुश्तमिल है। ये कहानी चार किरदारों पर मुश्तमिल है। ये कहानी चार किरदारों पर मुश्तमिल है। इस कहानी का सबसे अच्छा किरदार इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा ली का है। इस कहानी का सबसे अच्छा किरदार इन्वर्टेड कॉमास में लिखे ली का है, क्योंकि वो गरीब होने के बावजूद बहुत मेहनत से अपना घर चलाता था। इस कहानी में कोई भी बुरा या मनफी किरदार नहीं है, इस कहानी में कोई भी बुरा या मनफी किरदार नहीं है, क्योंकि चंपोशन ने भी ली की मदद करने की कोशिश की थी। खत्मा। इस कहानी से हमने ये सीखा कि दौलत वबाले जान है। ये आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है क्लास 7। दौलत वबाले जान है, ये आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। आगे खत्मा लगाकर लिखें, इंसान के पास इतनी दौलत हो कि वो अपनी ज़रूरियाते ज़िंदगी को पूरा कर सके, बजाय इसके कि बेतहाशा दौलत उसकी रातों की नींद और सुकून छीन ले। ये हो गया आपका तबसरा। अब है कहानी का मरकजी ख्याल। लिखिए, मरकजी ख्याल की हेडिंग दें और नीचे से लिखना शुरू करें। इस कहानी में मुसन्निफ ने बताया है कि इंसान के लिए दौलतमंद होना खुशकिस्मती की अलामत नहीं है। इंसान के लिए दौलतमंद होना खुशकिस्मती की अलामत नहीं है। दौलत वबाले जान है और इंसान के लिए बेहतर है कि वो इतनी कमाई करे जिसमें सादगी के साथ सुकून से जिंदगी बसर कर सके। अब देखिए क्लास 7 इसका जो कवायद का काम है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, या अगर टाइम हुआ तो भी देख लेंगे। पहले आप लोग आ जाए सफ़ा नंबर 73 पेज पे है
कहानी बल्कि इंशा पर्दाजी है 72 पे ही। सवाल नंबर 6 है, कहानी के उसूलों और तीनों हिस्सों तारुफ, वाकया, अंजाम का ख्याल रखते हुए दिए गए मौज़ूआत में से किसी एक पर आपको मुख्तसर कहानी लिखनी है। ये आपका होमवर्क है क्लास 7। यहाँ पे आपको 3 उन्वानात दिए गए हैं। इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं, इत्तेफाक में बरकत है, और जो दूसरों का बुरा चाहता है उसके साथ बुरा होता है। अब देखिए इसमें जो मौजू नंबर 1 है और जो जीन है ना बेटा, उस पे अगर आपको कहानी लिखनी है तो वो आप लोगों को खुद अपनी कहानी आपको तख्लीक करनी होगी। अब ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप अलिफ पे जो है आपका टॉपिक, इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं, अगर आप इस पे कहानी लिखना चाहते हैं तो आपको खुद एक कहानी अपनी तख्लीक करनी होगी। अगर आप जीन पे लिखना चाहते हैं, जो दूसरों का बुरा चाहता है उसके साथ बुरा होता है, तब भी आपको खुद कहानी जो है वो अपनी तख्लीक करनी होगी। जबकि जो बे है, इत्तेफाक में बरकत है, इस पे आप अगर लिखना चाहें तो इस पे 2 से 3 कहानियां हैं। वो आप लोगों को इसमें बताएगा बच्चों क्लास 7 इत्तेफाक में बरकत है कि उन्वान पर, या अगर आप शेयर करना चाहें भी क्लास में तो बाकी ये 2 जो उन्वानात है उस पे भी कोई कहानियां आप लोगों में से बताएगा कौन कौन सी कहानी है इस पे। चलिए बेटा जल्दी से हरी अप। इत्तेफाक में बरकत है का नाम जो है वो सुनते ही आपके दिमाग में कौन कौन सी कहानियां आती हैं? हैंड रेस का ऑप्शन दबाएं बेटा, अनम्यूट करें अपने आप को और बताएं। एक्सक्यूज मी टीचर। बेटा कलीम। टीचर एक वो जो 2 बैलों वाली होती है। जी बेटा बिल्कुल ठीक है। एक तो बूढ़ा, हाँ जी, बूढ़े जो और 2 एक बैल होते बूढ़ा हैं। किसान और उसके 4 बेटे। 4 बेटे, वेरी गुड। बूढ़ा किसान, उसके 4 बेटे, जिसमें वो लकड़ियों का जो है वो गट्ठा ला कर देते हैं, और फिर जो है वो जो लकड़ियां जो है वो गट्ठे की सूरत में होती हैं तो वो उनको तोड़ नहीं सकते, और जब अलहदा हो जाती है तो आसानी से टूट जाती है। तो ये वाली कहानी इत्तेफाक से बरकत में। और एक आपकी जो है वो 2 बैलों वाली कहानी है, जब वो दोनों आपस में दोस्त थे, इत्तेफाक था उनमें, तो किसी की जुर्रत नहीं थी जानवरों, जंगल के जानवरों में से, कि वो उसका जो है वो कोई बाल भी उनका बीका कर सकता। लेकिन जैसे ही उनमें आपस में फूट पड़ी, जैसे ही उनमें नाइत्तेफाकी हुई, दोनों बैलों को किसने खा लिया था? कलीम, किसने खा लिया था दोनों बैलों को? फिर शेर ने खा लिया था। ठीक है बेटा, शेर ने यस जो है वो टीचर। दोनों को चीर फाड़ खाया था। और एक तीसरी कहानी भी तो है, इत्तेफाक में बरकत है। टीचर वो कौन सी? सोचे देखें कौन सी है और याद करें। बहुत पुरानी, कबूतरों के गौल वाली याद है, जिसमें बहुत से कबूतर होते हैं, जमीन पे दाना देखते हैं यस तो टीचर याद आ गई। लपकते हैं दाने की तरफ। एक आदमी ने जाल बिछाया और वहां पे जी बिल्कुल। एक दाना रख देता है। जी, और वो फंस जाता है, और फिर एक कबूतर जो दाना होता है उसके कहने में आके जब सब मिलकर एक साथ उड़ने की कोशिश करते हैं तो जाल समेत वो सब उड़ जाते हैं। ठीक है, ये 3 कहानियां हैं, इनमें से कोई भी एक कहानी आपको होमवर्क में लिखनी है अपने ओन वर्ड्स में। इजी है, हो जाएगा आराम से। अच्छा, दूसरा होमवर्क है सीरत नबी में आपका बाब नंबर जो 3 है, गुनाहगारों की खूरेज जंग की पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ये इसकी आपने पढ़ाई करनी है, खूरेज जंग, गुनाहगारों की खूरेज जंग की पढ़ाई। इसके सवाल जवाब आपको व्हाट्सएप हो जाएंगे, वो भी आपको लिखने हैं और याद करने हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है आपका, आप लोगों ने जो है करना है, सफा नंबर 71 पे है आपका जो पैराग्राफ पेज जो शुरू हो रहा है आपका, इधर नींद ली की आंखों से लेकर वो पूरा पैराग्राफ मौजूद भी है या नहीं, इसका आपने जो है ना वो नसर पारे की इस पैराग्राफ की आपने बेटा तशरीह करनी है। ठीक है, पैटर्न आपको याद होगा, हमने वतन का सजीला जवान जो है उसमें भी हमने पैराग्राफ की तशरीह की थी। पैटर्न आपका वही रहेगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ बेटा, पहले खाका इक्तिबास की हेडिंग देंगे। खाका इक्तिबास की हेडिंग देकर आपने फर्स्ट 2 और 3 वर्ड्स आपने लिखते हैं, इधर नींद ली, और फिर डॉट्स डाल के आपने लिखना है आगे मौजूद भी है या नहीं, वहां तक लिख के, और उसके बाद आपने हेडिंग क्या देंगे, हवाला मतन की। उसके बाद क्या लिखेंगे, हवाला मतन की हेडिंग देकर आपने पहले लिखना है सबक का नाम। उसके बाद सबक का नाम क्या लिखेंगे, चैन की बांसुरी। फिर मुसन्निफ का नाम चूंकि नहीं है तो आपने डैश लगा देना है।
माखज़ में लिखेंगे कारवाने उर्दू, सिनफ़े अदब में लिखिएगा लोक कहानी। फिर इसके जो मुश्किल अल्फाज है देख लें, इसमें कौसों का होगा बहुत दूर, ठीक है, कौसों का होगा बहुत दूर। और सुहाने ख्वाब का लिख लीजिएगा खूबसूरत ख्वाब, बोझल का लिखिएगा वजनी, अंदेशा होगा डर या खौफ, ठीक है, और तसल्ली का लिख लीजिएगा आराम सुकून, जो भी आप लिखना चाहें। इन वर्ड्स के मीनिंग लिखकर और फिर आपने डायरेक्ट आपने तशरीह की हेडिंग देनी है और 2 पैराग्राफ पे मुश्तमिल होगी आपकी ये तशरीह। ये इतना होमवर्क आपको व्हाट्सएप भी हो जाएगा, ये इतना होमवर्क आपने लाजमी करना है क्लास 7 में। अब आप में से किसी का कोई सवाल है तो बेटा प्लीज कर लें।